हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है यादविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो यादविंदर सिंह एक गवर्नमेंट एडवोकेट है और प्रदीप कौर नाम की किसी लड़की के साथ इनका अफेयर था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन यादविंदर जी फैमिली प्रेशर में आ गए। शादी का वादा जो उन्होंने किया था वो तोड़ देते हैं। प्रदीप कौर डिप्रेशन में चली जाती है, जहर खाने की धमकी देती है, फिर वो जहर खा भी लेती है। शी कमिट्स सुइसाइड। अब प्रदीप कौर की मदर ने यादविंदर के खिलाफ एफआईआर कर दी। सेक्शन 306 अबेटमेंट टू सुइसाइड का चार्ज लगाया। फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स, सीडीज, कॉल रिकॉर्ड सब कुछ पेश किया गया। सेशंस कोर्ट में चालान फाइल हो गया। हाई कोर्ट में यादविंदर ने एफआईआर को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की और हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि ऑन द फेस ऑफ इट एलिगेशंस में कुछ सब्सटेंस नजर आ रहा है, हम क्वॉश नहीं करेंगे। फिर यादविंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कोर इशू है, इंटरप्रिटेशन दैट दे आर दे आर गोइंग टू decode in this case is whether refusal to marry or a broken heart would amount to abetment to suicide। ठीक है, कोर्ट ने कहा चलो मान लेते हैं कि एफआईआर में सब कुछ सच है, वाकई उसने वादा किया और फिर उसने वादे को तोड़ दिया। उसने अपनी माँ से वादा किया कि आप इसकी शादी मत करना, मैं जरूर शादी करूंगा, अपने पेरेंट्स को मना लूंगा। लेट्स अज्यूम फॉर आर्ग्यूमेंट सेक दैट दिस इज ऑल ट्रू, दिस इज व्हाट रियली हैपेंड। बट उसके बावजूद भी क्या हम इसे अबेटमेंट मान सकते हैं? सेक्शन 306, अगर किसी व्यक्ति ने सुइसाइड कर लिया और उस सुइसाइड को किसी और ने अबेट किया है, इंस्टिगेट किया है, इंटेंशनली एड किया है, कंस्पायर किया है, तो वो पनिशेबल है। अभी जो अबेट है इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 107 आईपीसी, जहां पे अबेटमेंट 3 तरीके से होता है। या तो इंस्टिगेशन से, जहां पे कोई व्यक्ति किसी को उकसा रहा है ना, प्रोवोक कर रहा है। दूसरा इंटेंशनल एड, जानबूझ के हेल्प कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव है उसके दिमाग में, तो वो मदद कर रहा है ताकि वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। कॉन्स्पिरेसी, प्लान बना रहा है, प्लान साथ में बना रहा है, एक्ट कोई और कर रहा है ना। तो ये 3 तरीके हैं जिससे अबेटमेंट किया जा सकता है। अब हर केस में, in all these 3 cases wherein abetment to anything is alleged for that matter, there is a clear guilty mind that needs to be established। और क्राइम का फाउंडेशनल प्रिंसिपल भी यही है कि an act, a guilty act has to be preceded by a guilty mind, है ना। इत्तेफाक से अबेटमेंट नहीं होता। यही अबेटमेंट टू सुइसाइड की बड़ी डेलिकेट सी डेफिनेशन है, जिसे बड़े अच्छे लॉयर्स भी कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। लेमैन तो खैर कर ही देता है। अब किसी के एक्शन को अबेटमेंट तभी माना जाएगा जब उसने इंटेंशनली किसी को उस डायरेक्शन में बढ़ा दिया, अपनी पूरी एनर्जी चैनलाइज कर दी, चाहे प्रोवोकेशन में, चाहे इंटेंशनल एड में, चाहे कॉन्स्पिरेसी में, कि वो उस जगह तक पहुंच जाए और क्राइम कर ले, तब उसे अबेटमेंट माना जाएगा। सुइसाइड में भी यही प्रिंसिपल लगता है। अबेटमेंट टू सुइसाइड कोई एक इत्तेफाक या कोई एक सबकॉन्शियस या इम्पल्स में किया गया गुस्सा नहीं है जिसकी वजह से किसी ने आत्महत्या ही कर ली। ये एक प्रॉपर मेंटल प्रोसेस है जिसमें एक्टिव इंटेंशन और रोल शामिल है, जहां पे एक व्यक्ति ने एक्टिवली, इंटेंशनली एक व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को ड्राइव किया है इस क्लियर गोल के साथ कि सामने वाला सुइसाइड कर ले, या फिर इस नॉलेज के साथ कि मैं इसे कहीं इतना ना तंग कर दूं कि ये आत्महत्या ही कर ले। जब तक ये नहीं होता तब तक अबेटमेंट टू सुइसाइड भी नहीं होता है। यादविंदर ने प्रदीप को शादी का वादा किया, फिर फैमिली प्रेशर में रिफ्यूज कर दिया। अब ये रिफ्यूजल मॉरली रॉन्ग है, लेकिन लीगली इसे इंस्टिगेशन नहीं माना जा सकता। रिफ्यूजल डेफिनेटली कैन बी कंस्ट्रूड एज अ रूड रिस्पॉन्स कि हाँ खा लो जहर। उसने कहा मैं जहर खा लूंगी, इस लड़के ने कहा खा लो जहर। तो ये एक इनसेंसिटिव रिमार्क है, लेकिन इनसेंसिटिविटी को अबेटमेंट से नहीं सब्सटीट्यूट किया जाता। Even if she warned him that she would consume poison and he said yes, consume poison, it would definitely be an insensitive remark, but it does not automatically become a criminal instigation। इसमें बहुत कुछ शामिल है, इसमें एक प्रॉपर माइंडसेट शामिल है, इसमें एक साजिश शामिल है, इसमें एक इंटेंशन शामिल है कि मैं चाहता हूं सामने वाला आत्महत्या कर ले, कि सामने वाला कोई क्राइम कर ले। ठीक है, तो
there has to be a deliberate act intended to push the victim towards suicide. Here there was no deliberation, there was nothing intentionally directed towards Pardeep कि वो अपने आप को मार ही ले. अब कोर्ट ने ऐसे नहीं कि बहुत इनह्यूमन हो गए वो इस केस को कंस्ट्रू करते हुए कि भाई इट डेफिनेटली इज अ वेरी सेंसिटिव मोमेंट, एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली है, उसका दिल टूट गया था, उसे किसी ने धोखा दे दिया था. दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द सोसाइटी, है ना. व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी आर वी लिविंग इन इफ अ मैन डज नॉट अबाइड बाय द वर्ड्स, राइट. तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत सेंसिटिव मोमेंट है, लेकिन कोर्ट सेंसिटिविटी पे नहीं चलता, कोर्ट चलता है इंग्रेडिएंट्स पे, एविडेंसेस पे. अगर क्राइम के रेक्विजिट्स, क्राइम के इंग्रेडिएंट्स, असेंशियल एलिमेंट्स, जो उस क्राइम का ढांचा है, अगर वही फुलफिल नहीं होते तो उस व्यक्ति को क्रिमिनल नहीं माना जा सकता. ठीक है. अब वो ट्रायल अगर चलता भी है, चला भी देते हैं हम, तो वो इट वुड बी a travesty of justice. There's no abatement by definition, by law, interpretation of law, by any stretch of imagination for that matter. It is not abatement to suicide. तो FIR को quash कर दिया गया इसकी. ठीक है. तो as unfortunate as it is, abatement to suicide is not a joke. It is to be construed with a lot of caution, है ना, कि भाई आपको हर एक एलिमेंट को, हर एक इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से समझ के इंटरप्रेट करना होता है, तब लॉ लगता है. तो उस कुर्सी पे बैठने वाला जो व्यक्ति होता है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता, है ना. वो इमोशनल होके और सेंसिटिव होके नहीं सोचता. ऑफ कोर्स सेंसिटिविटी और इमोशनल एंगल जो है वो कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता व्हाइल इम्पार्टिंग जस्टिस. जस्टिस का ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन वायलेशन के अपने कुछ इंग्रेडिएंट्स और एसेंशियल्स होते हैं, उनका फुलफिलमेंट भी जस्टिस का उतना ही एसेंशियल पार्ट है. ठीक है. तो सेक्शन 107 आईपीसी अबेटमेंट को डिफाइन करता है, पता ही है आपको. Definition of abatement defines abatement of a thing. Person abets the doing of a thing through any of these three specified modes. कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट मोड है इंस्टिगेशन, दूसरा है कॉन्स्पिरेसी और तीसरा है इंटेंशनल एड. ठीक है. एक्सप्लेनेशन 1 में विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, जहां पे व्यक्ति विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट जो उन्हें डिस्क्लोज करना ही चाहिए था, voluntarily causes or procures a thing to be done is said to instigate the doing of that thing. Explanation 2 में facilitation को समझाया गया है. मेंटल एलिमेंट तीनों में बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. अबेटमेंट टू सुइसाइड इसी बेसिक डेफिनेशन पे गवर्न करता है. अगर ये डेफिनेशन फुलफिल हो जाती है तो अबेटमेंट टू सुइसाइड भी मान लिया जाता है. अगला केस जो है वो है हरदीप सिंह वर्सेस मनोहर लाल का. ये सेक्शन 10 सीपीसी पे है, सब जुडिस. अब इसमें क्या है, पार्टीज हैं, सूट्स हैं, 4 सिविल सूट्स हैं, रफली सेम पार्टीज के बीच में है. हरदीप सिंह, मनोहर लाल और कुछ और कनेक्टेड इंडिविजुअल्स थे. हर सूट इंटर रिलेटेड था, एक ओनरशिप या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से अराइज कर रहा था. एविडेंसेस भी सेम थे, विटनेसेस भी सेम थे, सब कुछ, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स वर ओवरलैपिंग इन ऑल दीज 4 डिफरेंट सूट्स. अब हरदीप ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट फाइल करी, एप्लीकेशन फाइल करी ट्रायल कोर्ट में कि आप इन चारों सूट को कंसोलिडेट कर दीजिए, क्लब कर दीजिए, क्योंकि विटनेसेस जो है वो सेम है, एविडेंसेस सेम है, तो उनको 4 बार टेस्टिमनी नहीं देनी पड़ेगी, एक टेस्टिमनी उनकी काम आ जाएगी, चारों केसेस में काम हो जाएगा. ठीक है. और एक मतलब जजमेंट जो है वो सारे ही रिलेटेड, वन सिंगल जजमेंट कैन कवर ऑल रिलेटेड क्वेश्चंस, कोई मसला नहीं होगा उसमें. तो 151 सीपीसी विच इज इनहेरेंट पावर्स में ये जो एप्लीकेशन थी, रिक्वेस्ट थी, वो फाइल की गई. अब ट्रायल कोर्ट का जो व्यू था वो ये था कि सीपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है जो क्लबिंग को अलाउ करे, कंसोलिडेशन को अलाउ करे. सिर्फ सेक्शन 10 ही अप्लाई होता है इस तरह के मैटर्स में, जहां पे एक कोर्ट में एक मैटर है, दूसरे कोर्ट में दूसरा मैटर है, एंड दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडिस. और सब जुडिस में कंसोलिडेशन तो बिल्कुल परमिटेड है ही नहीं. ठीक है. हाई कोर्ट में चला गया मैटर. अब हाई कोर्ट में टेक्स्ट को पहले तो सिंप्लीफाई किया गया है. सेक्शन 10, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ अ सब्सिक्वेंट सूट where the matter in issue is directly and substantially the issue as in substantially the same as in a previously instituted suit between the same parties.
if the earlier suit is still pending before a competent court. ठीक है, अब साइमल्टेनियस ट्रायल्स को रोकना इस डॉक्ट्रिन का काम है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस, अगर वो सेम ही कॉज ऑफ एक्शन पे इंस्टीट्यूट किए गए हैं। तो लेटर सूट जो है, मतलब पहली प्रायर डेट में इंस्टीट्यूटेड सूट जो है वो कंटिन्यू करेगा, और बाद की तारीख में जिस सूट को फाइल किया गया है उस पे स्टे लगा दिया जाएगा। तो क्या इसके एसेंशियल्स हैं? दो सूट हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एक पहले फाइल हुआ है, एक बाद में फाइल हुआ है ना। जो बाद वाला पार्टी सेम है, क्लेमिंग अंडर द सेम टाइटल, और द representatives should be claiming under the same parties. Cause of action, matter in issue सेम था। अर्लियर सूट जो है, फॉर्मर सूट जो है, पहले जो इंस्टीट्यूट किया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में ही इंस्टीट्यूट किया गया है, और रिलीफ्स भी सब्सटेंशियली आइडेंटिकल है। तो जो लैटर डेट में इंस्टीट्यूटेड है सूट, उस पे स्टे लगा दिया जाता है, उसे डिसमिस नहीं किया जाता, उसको खत्म नहीं किया जाता, उस पे बस पॉज लगा दिया जाता है। ठीक है, तो कोर्ट का कहना है कोई क्लबिंग नहीं, कोई जॉइंट एविडेंस नहीं, कोई कंसोलिडेशन नहीं, जस्ट बिकॉज देयर आर द सूट्स ऑफ द सिमिलर नेचर पेंडिंग इन टू डिफरेंट कोर्ट्स, वी सिंपली स्टे द लैटर सूट while the former continues. This is the doctrine that applies, और ये डॉक्ट्रिन कंसोलिडेशन और क्लबिंग के लिए तो कुछ प्रोवाइड करते ही नहीं है। ठीक है, अब सेक्शन 151 सीपीसी सबको पता ही है, अगर कोर्ट किसी चीज पे साइलेंट है, इफ द सीपीसी इज साइलेंट ऑन एनीथिंग, कोर्ट जस्टिस के एंड्स को मीट करने के लिए, इफेक्टिव डिक्री ऑर्डर पास करने के लिए, अब्यूज ऑफ प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी जजमेंट ऑर्डर दे सकता है अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करके। तो इस पावर को यूज करके क्या कंसोलिडेशन दिया जा सकता है? क्या कंसोलिडेशन दिया गया है? द आंसर इज यस, सेवरल टाइम्स। ठीक है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे आ जाता है। कोर्ट ऑब्जर्व दैट द इम्प्यूग्ड ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट वाज नॉट सस्टेनेबल इन द आईज ऑफ लॉ। कोर्ट ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट ने कंप्लीटली मिसडायरेक्ट कर लिया है खुद को बाय होल्डिंग की कंसोलिडेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता। सेक्शन 10 का कंसोलिडेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। सेक्शन 10 रेस सब जुडिस के प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जहां पे सब्सिक्वेंट सूट को सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे स्टे कर दिया जाता है जब तक कि अर्लियर सूट का जजमेंट नहीं आ जाता। कोर्ट ने होल्ड किया कि क्लबिंग कंसोलिडेशन परमिसिबल है अगर पैरामीटर्स, इफ when the parameters for doing so are met in terms of the prayer made. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि consolidation helps avoid multiplicity of recording of evidence and prevents adjudication in isolation of one dispute which may have bearing on another dispute. कोर्ट ने यह भी emphasize किया that whether cases should be consolidated depends on the facts involved in the concerned case. कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है जहां पे जिसे सीधा हर केस में अप्लाई कर दिया जाए, अलाउ परमिट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए। ट्रायल कोर्ट अर्ड इन ऑब्जर्विंग देयर इज नो प्रोविजन फॉर क्लबिंग और कंसोलिडेशन। इन लाइट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, कोर्ट ने इस इम्प्यूग्ड ऑर्डर को कॉश कर दिया, सेट असाइड कर दिया और क्लबिंग कंसोलिडेशन के लिए अलाउ कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द केस रेस सब जुडिस के एप्लीकेशन पे है। ओके, सिंपल केसेस हैं दोनों, काफी अच्छे केसेस हैं एक्चुअली। तो इन केसेस को समझ ही चुके हैं हम। सेक्शन 10 आपको पता है, प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस, जहां जिसका लिटरल मीनिंग है अंडर जजमेंट, विच प्रिवेंट्स कोर्ट्स फ्रॉम प्रोसीडिंग विद ट्रायल्स व्हेन द सेम मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग एडजुडिकेशन एल्सवेयर। नो कोर्ट shall proceed with the trial of any suit where the matter in issue is directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or those claiming under them with the same title, when such prior suit is pending in the same or another competent court in India or in certain courts beyond India established by the central government or before the Supreme Court. ठीक है, सिर्फ सूट्स पे अप्लाई करता है, इंक्लूड मतलब इसमें अपील्स भी शामिल हैं, एप्लीकेशंस कंप्लेंट्स पे अप्लाई नहीं करता ये डॉक्ट्रिन। मैटर इन इशू रेफर्स टू द इंटायर मैटर इन कंट्रोवर्सी, नॉट मेयरली इंडिविजुअल इश्यूज। पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट इंडियन कोर्ट्स को बार नहीं करते फ्रॉम ट्राइंग अ सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन।
ठीक है, नेचर ऑफ द बार्स द ट्रायल नॉट इट्स इंस्टीट्यूशन। सब्सिक्वेंट सूट को स्टे किया जाता है, डिसमिस नहीं किया जाता है। मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, इसे याद रखना है। ठीक है, प्रोविजंस मैंडेटरी है, जुडिशियल डिस्क्रेशन नहीं है इसमें, नो कोर्ट शैल लिखा हुआ है। स्टे प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पे दिया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि पैरेलल लिटिगेशन को प्रिवेंट किया जा सके सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, फ्रिवलस लिटिगेशन को अवॉइड किया जा सके, जुडिशियल टाइम बचता है, स्टेट लिटिगेंट सबके लिए रिसोर्सेज बचती हैं। असेंशियल कंडीशन, 6 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, उसमें भी दे रखी थी जो डेफिनेशन मैंने अभी पढ़ी। ठीक है, जो डिक्री सेक्शन 10 के वायलेशन में पास की जाती है वो वॉइड नहीं होती है, लेकिन उसे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में डिसरिगार्ड भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है ऑब्वियसली। When Section 10 applies, court should not invoke inherent powers under Section 151. यही ट्रायल कोर्ट ने किया, किसी यहाँ तो सेक्शन 10 लग रहा है, 151 हम कैसे अप्लाई कर दें, है ना, इनहेरेंट पावर्स को यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द केस। सिंपल केस, क्वाइट इंटरेस्टिंग, बोथ ऑफ देम इन फैक्ट। अबेटमेंट टू सुइसाइड इज अ वेरी मिस इंटरप्रेटेड कॉन्सेप्ट। लेमैन के लिए ये बड़ा ही बड़ा दलदल की तरह होता है। पीपल गेट ट्रैप्ड, दे गेट स्कैर्ड बिकॉज they fear that somebody can do anything and then charge them with abetment to suicide. It is not that simple, right? तो खैर आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं इसी तरह के केस के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।